थोड़ी बहुत रेलवेज की चर्चा करते हैं अभी, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स देखते हैं, क्योंकि रेलवेज के ऊपर क्वेश्चन मेंस के अंदर जनरली आ सकता है आपका। हम लोग प्री कम मेंस दोनों देख रहे हैं, एनालिटिकल भी देख रहे हैं। 1853 में मैंने बताया कि बॉम्बे थाने के रूट को लेके रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद किस तरह से डेवलप हुआ वो जानने की कोशिश करते हैं। हाउ डिड दी रेलवे सर्व द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो किस तरह से सर्व करेंगे, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था रेलवेज को लेके, वो भी जानने की कोशिश करें। ओके, हाउ डिड द रेलवे सर्व द ब्रिटिश गवर्नमेंट? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज कि द रेलवेज सर्व्ड एज अ मेजर इन्वेस्टमेंट टूल। मैंने बताया ना कि 1860 के बाद एक जो पॉलिसी आई थी जिसे कहते हैं फाइनेंशियल फेज कॉलोनियलिज्म को लेके। अभी इसके ब्रेक के पहले वाले जो हमने क्लास के अंदर देखा वो यही देखा कि वहां पे ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो भी हुआ करते थे वो यूरोप के अंदर जाते थे और बड़ी बड़ी सभाएं करते थे। वो बोलते कम मेक इन इंडिया, बोले आओ यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट कर दो, अच्छा होगा। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज रेडीली गिविंग रेड कार्पेट टू द ब्रिटिश इन्वेस्टर्स। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनका शासन है, कोई उनका कुछ उखाड़ नहीं करने वाला है। ओके, सो इन्वेस्टमेंट को लेके सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। दे वर ऑल्सो सर्विंग दी सप्लाई रूट एज ए रॉ मटेरियल्स। सोर्सिंग एरिया से लेके पोर्ट तक का पूरा जो आपका जो एरिया है वो रेलवे ने सर्व किया। व्हेन द ब्रिटिशर्स बिल्ट रेलवेज इन इंडिया, उसके पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यही होता था। कहाँ का आप देखिएगा कि इफ यू सी द ओल्डर रेलवे स्टेशंस इन इंडिया, ये पता चलेगा कि दे वर बिल्ट समवेयर इन 1870s एंड 1880s। कहीं अंदरूनी जगह पे चले गए तो आपको रेलवेज देखने को मिले। इतनी कनेक्टिविटी तो मॉडर्न डे इंडिया में आपकी इलेक्ट्रिसिटी को लेके नहीं आई है। यू सी देयर नंबर ऑफ विलेजेस व्हिच आर लेफ्ट बीन दे आर नॉट इलेक्ट्रिफाइड। द रीजन इज क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसके ऊपर फोकस नहीं किया था। इंडियन गवर्नमेंट अभी कर रही है। वी आर ट्राइंग टू फोकस, वी आर ट्राइंग टू गेन अप द स्पीड एंड द मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिफिकेशन। बट रेलवेज देखिएगा, एंड इफ यू सी रेलवे स्टेशन के ऊपर आप बोर्ड देखिएगा कि एस्टेब्लिश्ड समवेयर इन 1870s 1880। आपको ये चीज सोच के मतलब ऐसी सरप्राइज होनी चाहिए कि 1860s में यहाँ अंदरूनी जगह पे, यहाँ पे आज की तारीख में आदमी नहीं आता, वहां पे अंग्रेजों ने रेलवे स्टेशन क्यों बनाया हो? द मेन रीजन कि यहाँ पे उनका जो सोर्सिंग एरिया था ना उसके आजू बाजू में हो, वहां से कोई ना कोई इनकी रॉ मटेरियल निकलती होगी, वो रॉ मटेरियल वहां से वो डायरेक्टली पोर्ट्स के ऊपर कनेक्ट कर दे। तो इसके कारण ही इन्होंने जो रॉ मटेरियल सप्लाई था उसका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का या ब्रिटिश जो कॉलोनियल जो ऑब्जेक्टिव था उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ इन्होंने रेलवेज बनाए हैं। रेलवेज इनको बनाने थे तो अच्छी रूट्स के ऊपर बना थे जहां पे लोगों का आवागमन अच्छी तरह से हो पाए, वो तो नहीं किया इन्होंने। साथों साथ रेलवेज ऐसी जगह पे बनाए हैं जो डायरेक्टली इंडियन मार्केट्स के ऊपर एक्सेसिबल हो पाए। जैसे ही पोर्ट्स के ऊपर से ब्रिटिश गुड्स मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर कैसे घुसेगी, तो उसके लिए भी इन्होंने रेलवे का अच्छी तरह से प्रचार किया था। बोला ऐसा जाता है कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया तक दे क्रिएटेड ऑलमोस्ट 40 to 50,000 किलोमीटर्स ऑफ रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। और उसके बाद हमारी सरकार ने बहुत कम हो गया है स्पीड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिएशन ऑफ द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर वाज दिस ओनली। एट दैट टाइम देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज डेमोक्रेसी, कि जहां पे आपकी लैंड एक्वायर करनी हो तो सरकार रातों रात लैंड एक्वायर कर देगी। आज की तारीख में लैंड एक्वायर करने के पीछे सरकार को मतलब हो जाता है कि सालों निकल जाएंगे तो भी नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, यू कैन गो टू कोर्ट ऑफ लॉ। एट दैट टाइम अगर आपको रेलवे बनानी थी तो आपने रेलवे बनाई है, उसके पीछे भी आपने डायरेक्टली मन कर दिया, रिजोल्यूशन पास कर दिया, ऑर्डिनेंस ला दिया, खत्म हो गया, लैंड एक्वायर हो गई। 1 हफ्ते 15 दिन 2 साल 5 साल के अंदर आपकी रेलवेज का डेवलपमेंट देखने को मिलता रहेगा। लेटर ऑन दे ऑल्सो डेवलप द रेलवेज विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेटेजिक पर्पज। यहाँ पे इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स तो हो पाए, इजी मूवमेंट्स ऑफ ट्रूप्स भी होनी चाहिए। दे वांटेड टू एस्टेब्लिश अ बेस इन इंडिया, और यहाँ पे एक अच्छा बेस, कंसोलिडेटेड बेस तभी हो पाएगा जब आपकी ट्रूप डिप्लॉयमेंट एंड टू एंड कॉर्नर्स तक होगा। आज की तारीख में भी यही है ना। स्ट्रेटेजिक पर्पस को लेके अगर आप बात करोगे, आप अब पहाड़ी वाले विस्तार के अंदर या बॉर्डर वाले विस्तार के अंदर क्यों देखा करते हो कि आपके रास्ते और उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है? क्यों? क्योंकि अगर आपको कहीं पे युद्ध करना है या आपको अपने डिफेंस मैकेनिज्म अच्छी स्ट्रॉन्ग करनी है, देन यू नीड अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। बाय दैट टाइम द ब्रिटिशर्स वांटेड टू रूल ओवर इंडिया इन अ वेरी कनिंग वे, इन अ वेरी क्रूअल वे। और वो क्रूअलिटी का जो पूरा का पूरा उनका जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, वहां पे रेलवेज का डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, वरना आए दिन विद्रोह तो होते रहे हैं। रिवॉल्ट टुक प्लेस एट ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री, और हर एक को आपको सप्रेस करना है तो सप्रेस करने के पीछे फोर्स भी भेजनी होगी।
वो फोर्स आप रेलवेज के थ्रू बेच सकोगे। ऑल्सो बेनिफिटेड द हेवी इंडस्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड। ऊपर से यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर जो बड़ी बड़ी हेवी इंडस्ट्रीज थी उसका भी फायदा रेलवे करा के दी। हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज ऑन इंडिया। भारत के अंदर रेलवेज का इम्पैक्ट कैसा रहा। जनरली इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज को लेकर जब प्रश्न पड़ता है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो आपको पहला समझना पड़ेगा, वो है ब्रिटिश रेलवे पॉलिसी। अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो उनकी रेलवे को लेकर नीति क्या थी। द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया और इन्होंने बताया कि हम लोग भारत का विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। द रियलिटी वॉज कि भारत का साथ अंग्रेजों का विकास। सच्चाई यही थी कि ये लोग भारत का साथ तो ले रहे थे पर विकास खुद का कर रहे थे। तो बोले सबका साथ अपना विकास वाली जो पूरी की पूरी जो थियरी है उसको फॉलो करने वाले लोग थे। देखिए, मैंने आपको बताया अभी तक ब्रिटिश रेलवे पॉलिसी यहां तक ही सीमित थी कि रॉ मटेरियल ये रेलवेज के थ्रू एक्सपोर्ट करते, फिनिश गुड्स रेलवे के थ्रू यहाँ पे लेके आते और बोलते भारत का विकास करेंगे। व्हेन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द रेलवे डेवलपमेंट कम्स इन योर माइंड, यू शुड सी दैट रेलवे यूज्ड टू फंक्शन एज ए कॉलोनियल टूल। एक साम्राज्यवाद का एक अच्छा ही खासा एक खिलौना के तौर के ऊपर रेलवे का उपयोग किया जाता था, वो चाहे रॉ मटेरियल हो या फिनिश गुड्स को लेके। लेटर ऑन ये पूरा का पूरा जो मार्केट जो था फिनिश गुड्स का हो या रॉ मटेरियल का, उसके ऊपर मोनोपोली किसकी हुआ करती थी? भारतीयों की। भारतीयों को तो ट्रेडिंग पता ही नहीं था कैसे होता है। द मोनोपोली वॉज ऑफ ओनली ऑफ द इंग्लिश ट्रेडर्स। यहाँ पे जो अंग्रेज व्यापारी थे उनका ही पूरा का पूरा शासन हुआ करता था व्यापार को लेके, एंड दे यूज्ड टू मोनोपोलाइज द ट्रेड। ऐसा बोला जाता है कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी भारत की, which were already in trouble and which were facing the hits of the English market and the English goods, they got a final blow by railways. Are you getting my point? मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, वो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ भारत के अंदर तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके एक चीज जानने को मिल रही थी, वो है डोमेस्टिक मार्केट को किस तरह से खत्म किया गया। डोमेस्टिक मार्केट के पीछे मैंने आपको बताया कि जो इंडियन जो रूलिंग क्लास था या इंडिया का जो नया मिडिल क्लास था, दे वर फॉन्ड ऑफ इंग्लिश गुड्स। वो इंग्लिश गुड्स आए कैसे? इंटीरियर एरियाज में कैसे पहुंचे होंगे? वो इंटीरियर एरियाज में पहुंचे रेलवेज के थ्रू। अगर रेलवेज नहीं आई होती तो जो इंटीरियर एरियाज के अंदर जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है उनकी डिमांड बरकरार रहती कि नहीं रहती? उनकी डिमांड बरकरार रहती तो ऐसा बोला जाता है कि रेलवे ने आके उनकी डिमांड को खत्म कर। इनडायरेक्टली रेलवेज आर ऑल्सो लिंक्ड विद द प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि रेलवेज ने ही दूर दराज के विस्तार के अंदर डिमांड खड़ी की है। रेलवेज नहीं आती, आपको प्रोडक्ट चखने को नहीं मिलती, तो आप कैसे खा पाते? आप तो मक्खन ही खाते, बटर आया ही नहीं होता तो क्या होता आपका? दिस वॉज द रियलिटी। तो मक्खन की इंडस्ट्री ट्रेडिशनल चलती रहती, तो डेयरी इंडस्ट्री को आपको फटका नहीं पड़ता, उसको इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता। सो रेलवेज, और उसमें भी ये मोनोपोली इंग्लिश ट्रेडर्स की हुआ करती थी, इसके लिए उनका ही विकास हुआ। तो इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस भी रेलवेज को एट्रीब्यूट किया जाता है। भारत के अंदर भी औद्योगिकरण हुआ, उसके पीछे भी ये ब्रिटिश इंडिया की जो रेलवे पॉलिसी थी उसके साथ लिंक्ड है। दूसरा मैंने बताया कि रेलवे पॉलिसी को लेकर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा के साथ ये मुद्दा जानने को मिलता है कि रेलवेज से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत बढ़ावा मिला है। क्योंकि रेलवेज हुआ उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जैसे इंडिया के अंदर मैंने बताया डिमांड एंड सप्लाई, जो मार्केट एंड रॉ मटेरियल्स का जो पूरा का पूरा जो बैलेंसिंग है वो इंग्लैंड को भी हुआ, एंड एज अ रिजल्ट द डेवलपमेंट ऑफ अलाइड सेक्टर्स आल्सो टुक प्लेस। उसके आजू बाजू के जो एंसिलरी सेक्टर्स थे उनका भी विकास हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैंने बताया, नैनो का एग्जांपल हम लोग लेते रहते हैं क्लासरूम्स के अंदर, यहाँ पे भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यू सी व्हेन यू कंपेयर टू इंडिया, इंडिया के अंदर रेलवेज तो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया भाई साहब, बट व्हाट हैपेंड? इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ? यू सी कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज बनी कभी नहीं बनी। नथिंग सॉर्ट ऑफ दिस थिंग टुक प्लेस। इवन बाय 1910 द रेल ट्रैक वाज इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। आपको इंडिया के अंदर रेलवे बोला जाता है कि वी आर डेवलपिंग इंडिया थ्रू रेलवेज। द ब्रिटिश रेलवे पॉलिसी ऑलवेज टॉक्स अबाउट दिस थिंग, बट व्हेन यू ट्राई टू सी 1910 तक तो आपको रेलवे की पटरी भी इंग्लैंड से इंपोर्ट करा रहे थे। अगर आपको इंडिया को डेवलप कराना है तो कम से कम यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा देते रेलवेज की, 3-4 पटरी बनाने की फैक्ट्री लगा देते, उतना तो लोगों को फायदा होता। वो भी नहीं कराया गया। 1940 तक आपकी इंजन एंड मशीनरी जो भी इंपोर्ट थी वो भी इंग्लैंड से आ रही है। सो एसेंशियली यू सी कि रेलवे वर जस्ट अ टूल फॉर द एक्सप्लॉयटेशन।
whenever we talk about the British railway policy, ये चीज जानने को मिलती है कि ये तो एक खिलौना ही था। अगर करना ही था आपको विकास तो अच्छा खासा करते। ये कुछ भी रेलवे के साथ, जो रेलवे की जो अलाइड इंडस्ट्री थी वो भी इन्होंने नहीं डेवलप करना। वो तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर अगर आप इसके बाद देखोगे वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तीसरी नीति के साथ ये बोला जाता है वो है रेलवे के अंदर इन्वेस्टर। मैंने आपको बताया कि हाउ डिड दी रेलवे सर्व द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसमें एक सबसे पहला पॉइंट था, दे सर्व्ड एज ए इन्वेस्टमेंट टू द ब्रिटिश कैपिटल। हु वाज द इन्वेस्टर ऑफ दिस कैपिटल? कौन हुआ करता था? द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द बिजनेसमैन। गवर्नमेंट तो इनिशिएटिव दिया करती थी, मैंने बताया ना कि अश्योर्ड 5% डिविडेंड, बोले भारत के अंदर इन्वेस्ट करो और मतलब आप सो जाओ इन्वेस्ट करके, आपका पैसा नहीं डूबेगा। पैसा किसका जा रहा था? भारत के लोगों का। दिस अश्योर्ड 5% डिविडेंड वो किसके बाप का था? वो हमारे लोगों का था। Where does this dividend come from? The dividend come from the Indian people's taxes, essentially drain of wealth. So railways are also linked to the drain of wealth. हम लोग बहुत ही 3-4 कड़ियों जोड़ के बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली ड्रेन ऑफ वेल्थ के अंदर तो आपका जो सामान जाएगा उसके अंदर ही दिखेगा, पर रेलवे के अंदर इन्वेस्टर को बोला जाता था कि आपको 5% अश्योर्ड डिविडेंड देंगे, आप भारत के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ये 5% डिविडेंड कौन कमा के देगा? बोलेगी सरकार किसके पास से लेगी? बोले भारत के प्रजा के पास से। वो प्रजा के पास का वो पैसा किसको कहते हैं? आप उसको ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हो ना, उसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। यूनिलेटरल ड्रेन ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड वाज ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ये रेलवेज के दौरान ही ये देखने को मिलता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ इज ऑल्सो अट्रिब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। भारत के अंदर जो रेलवे का विस्तार हुआ, उसका जो विकास हुआ, उसके पीछे भी आपको ये ब्रिटिश की पॉलिसी देखने को मिलती है। रेलवेज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर माइन। यहाँ पे जो अकाल हुआ करते थे उसके पीछे भी रेलवेज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबल। मैंने आपको बताया कि द ग्रेन्स, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, द ग्रेन्स वर ब्रॉट फ्रॉम पोर्ट सिटी टू रूरल एरियाज और टू रूरल एरियाज फ्रॉम पोर्ट सिटी। अब आप देखिए कि ये पोर्ट्स से आपके जितने भी ग्रेन्स थे वो कहां जाते थे? एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे। अगर लोकल मार्केट के अंदर रहते तो एटलीस्ट कहीं पे डिमांड कम होती, कहीं पे सप्लाई ज्यादा होता, तो यू कैन हैव इजीली बैलेंस दिस। यहाँ पे तो ऐसा आता था कि यहाँ गांव से डायरेक्टली पोर्ट के ऊपर चले गए और पोर्ट से डायरेक्ट भेज दिए। दूसरा, आपको ये चीज भी देखने को मिलती है कि स्कैसिटी इसके कारण खड़ी हो जाएगी, और जिस दिन स्कैसिटी खड़ी हो गई और आपका मानसून फेलियर हो गया, उस दिन क्या होगा? फेमाइन हो जाएगी। फाइनली इंडियन फार्मर जो पॉवर्टी की तरफ धकेले जा रहा था ना, वो भी रेलवेज के कारण। अगर रेलवेज नहीं होती तो भारत के किसान की हालत इतनी बदतर भी नहीं कही जा सकती, बट रेलवेज के कारण ही ये पूरा का पूरा जो साइकिल चलता है। रेलवेज बेसिकली एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, बी इट इन द प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बी इट इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, बी इट इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। रेलवेज ने ना कैटलिस्ट का काम किया। ये कैटलिस्ट का काम के दौरान ही रेलवेज ने पूरे के पूरी भारत की जो इकोनॉमी थी उसका बंटाधार की। पीजेंट्स वर आल्सो एनकरेज टू गो क्रैश क्रॉप्स, और ये कैश क्रॉप्स भी कहां जाया करते थे? इंडिगो इंडिया में थोड़ी रहता था। इंडिगो यूज्ड टू गो टू इंग्लैंड, कॉटन यहाँ पे थोड़ी रहता था। यहाँ बनानी थी, आपको इंडस्ट्रीज बनानी थी, चलो आपने सोर्स कर दिया रॉ मटेरियल को, देन यू कुड हैव बिल्ड सम इंडस्ट्रीज इन इंडिया। वो तो नहीं बना पाए, वहां से कपड़ा तैयार होकर फिर से इंडिया में भेजा जाता। सो दिस वाज द रियलिटी, एंड एसेंशियली ये ब्रिटिश रेलवे पॉलिसी का ही ये पूरा का पूरा काम था। निग्लेक्ट ऑफ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। द ब्रिटिशर्स वर सो मच कंसर्न्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। मैंने बताया ना कि आजादी तक हमको ऐसा बोला जाता है कि 40 से 50 हजार किलोमीटर का नेटवर्क रेलवेज ने डेवलप करा दिया। एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हम लोग कुछ 25,000 स्क्वायर किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर का ट्रैक हम लोग ने डेवलप किया। करंटली कितना 70 या 80 हजार आसपास है ना हमारा, समवेयर बिटवीन 70 to 80,000 किलोमीटर हमारा रेलवे नेटवर्क टोटल। इंडिपेंडेंस तक 50,000 किलोमीटर तक तो अंग्रेजों ने हमको देके गए, तो बोला जाता है कि 25-30 हजार ही हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऐड कर पाए। इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रिटिशर्स वर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे निग्लेक्टेड द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। वो निग्लेक्ट के तौर के ऊपर आप आंकड़े देखिए कि इरिगेशन which used to be one of the most important aspect of Indian agriculture, उसके ऊपर इन्होंने खाली 75 करोड़ रुपए खर्च किए। रेलवेज में इन्होंने करीबन 360 करोड़ रुपए खर्च किए बाय 1900। 1860 में शुरू होता है, विद इन अ स्पैन ऑफ 40 years
they had almost spent 360 crores and they started neglecting other infrastructure. The reasons behind famines मैंने आपको बताया कि बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसे डालते ही नहीं थे ये लोग. बताया ना कि स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एक पॉइंट हमने चर्चा की. The government had little money to spend on the Indian agriculture. Was this only? They were focused about the development of railways and the railways were very much discriminatory. रेलवेज का जो भी विकास हुआ है भारत के अंदर वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी विकास था, बहुत ही अन्यायपूर्वक. वैसी जगह के ऊपर रेलवेज बनाई जाती थी जहां पे ब्रिटिश कॉलोनियल नीड्स की फुलफिलमेंट हो पाए. अब यहां से ही हम लोग एक लास्ट पॉइंट को चर्चा करते हैं, वो है पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ रेलवेज. रेलवेज ने थोड़ी बहुत नेगेटिव की तो एक दो पॉइंट पॉजिटिव भी आपको लिखना पड़ेगा. ऐसा तो है नहीं कि सबका सब सत्यानाश ही किया था. ओके, बट नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव आपको 3-4 पॉइंट ही देखने को मिले. पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या रही है रेलवे को लेकर वो जानने की कोशिश करता है. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट वाज द रेलवेज कनेक्टेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. एक ऑथर है ना जो लिखता है कि रेलवेज मेड इंडिया एज अ नेशन. अगर रेलवे नहीं होती तो हम लोग एक राष्ट्र राज्य के तौर के ऊपर या एक राष्ट्र के तौर के ऊपर हम लोग मजबूत नहीं होते. यू सी कि रेलवेज के कारण आपका गुड्स एंड ट्रूप्स का फैसिलिटेशन तो होता था. आप इंटरनेशनल मूवमेंट पढ़ोगे तो वहां पे ये भी देखने को मिलती थी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो रेलवे से ही ट्रैवल करते थे. एक जेंटलमैन आए थे 9 जनवरी 1915 भारत के अंदर पैर रखते हैं और बोलते हैं कि मैं भारत दर्शन करूंगा, जैसे आप यूपीएससी के अंदर करोगे 1-2 साल के बाद. वो भारत दर्शन कौन सी नजरिए से करते हैं वो रेलवे से ही देखेंगे. अगर आप गांधी मूवी देखोगे तो वहां पे आपको ये कंटिन्यूसली देखने को मिले कि रेलवे ने भारत के अलग अलग विस्तार को ज्वाइन कर दिया. एंड व्हेन दिस ज्वाइनिंग टुक प्लेस ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, तो इंडिया का जो इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको बूस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. आज भी यही है ना, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. वो फ्रीट कॉरिडोर क्यों कहते हैं? क्योंकि अलग अलग रीजन को ज्वाइन कर रहा है. ज्वाइंट के साथ साथ आपके ट्रेड एंड कॉमर्स को इम्पेटस बहुत मिलता रहता है. सो एक ट्रेड एंड कॉमर्स का जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, जब ये अलग अलग विस्तार को ज्वाइन कर देगा वो तो आपको देखने को मिलेगा. सो इंडिया का जो इंटरनल ट्रेड था, जो डोमेस्टिक ट्रेड, उसको तो फायदा मिला ही है. नो डाउट अंग्रेजों ने उसका सत्यानाश कर दिया था, बट डेफिनेटली वी कैन राइट वन पॉइंट कि यार ये तो मिलता ही रहता हो. सेकेंडली, व्हेन द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज स्टार्टेड मीटिंग टुगेदर, तो यहां से ही आपकी राष्ट्रवाद की भावना बढ़ गई. यू सी, कांग्रेस के सेशंस के दौरान आपका जो जैसे होम रूल के दौरान 1916 में हुआ था लखनऊ के अंदर सेशन, लखनऊ पैक्ट, ये लखनऊ का समझौता भी. वहां पे ऐसा बोला जाता है कि वो ट्रेन का नाम दिया गया था होम रूल एक्सप्रेस. क्यों? क्योंकि लखनऊ के अंदर होम रूल जितने भी कार्यकर्ता थे होम रूल लीग के, वो सबके सब ट्रेन में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं. तो रेलवे ऐसा थोड़ी, रेलवे मना थोड़ी करेगी कि मैं सामान को लेके जाऊंगी और आदमी को नहीं लेके जाऊंगी. ऐसा थोड़ी है कि रेलवे इंजन मना कर देगा कि नहीं आप मत बैठिए. नो डाउट दी पीपल ऑफ इंडिया वर डिस्क्रिमिनेटेड विद रिस्पेक्ट टू दी सिटिंग्स इन द रेलवे, कि इसको एक हद से ज्यादा आगे नहीं बैठने देना है, फर्स्ट क्लास में खाली अंग्रेजी बैठ पाएंगे. बट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे नेशनलिस्ट फीलिंग्स बहुत बढ़ गई. बंगाल का आदमी गुजरात जाने लग गया, गुजरात का आदमी बंगाल जाने लग गया, दोनों मिला के पहुंच गए अंडमान काला पानी के अंदर. बोले यही सच्चाई थी. एक को भेज दिया आपके रंगून, ठीक है, ससुराल भेज दिया करते थे अंग्रेज. एंड एज अ रिजल्ट सबके अंदर राष्ट्रवाद की जो गंगा जमुना थी ना, वो रेलवेज के कारण बैठी. अगर रेलवेज नहीं होती तो वी कुड नॉट हैव द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड पीपल. और वो नहीं होता तो आपका जो नेशनलिस्ट फीलिंग और नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, वो भी स्ट्रांग नहीं हो पाता. क्यों? पीपल टू पीपल जो मीटिंग की है ना, वो रेलवेज ने कराई. इतनी लार्ज क्वांटिटी में विद इन अ लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम, वो रेलवेज ही पॉसिबल करा रहा, वो और कुछ नहीं करा रहा. सो पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि अंग्रेजों ने तो अपने ऑब्जेक्टिव से रेलवे बनाया था, बट हमने उसका एक अच्छा यूज कर दिया. हमने यूज यही किया कि हमने हमारी नेशनलिस्ट फीलिंग्स को प्रमोट किया. तो रेलवे बहुत ही जज्बाती इशू हो जाता है. साथों साथ दी रूरल एरियाज वाज आल्सो कनेक्टेड विद द सिटीज. मैंने बताया कि अलग अलग एरियाज को जब कनेक्ट कर रहा था तो गांव खेड़े विस्तार को भी रेलवे के साथ कनेक्ट कर दिया गया, सिटीज के साथ रेलवे ने किया. मैंने बताया कि दूर दूर के अंदरूनी विस्तार थे, वहां पे भी रेलवे की रीच हो रही थी. वहां ऑब्जेक्टिव तो ये था कि भाई डायरेक्टली इनको रॉ मटेरियल और मार्केट मिले, इसके कारण
बट एज अ रिजल्ट सिटीज के अंदर आपके प्रोग्रेसिव आइडियाज बढ़ रहे हैं, सिटीज के अंदर आपके नेशनलिस्ट आइडियाज बढ़ रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट यू सी दी चैलेंज टू ऑर्थोडॉक्सी एंड सोशल कस्टम्स ऑल्सो टुक प्लेस। होगा कि नहीं होगा? पहले रेलवे इंजन को देखेगा, गांव वाले तो बेचारे भक्के पक्के रहे, आई क्या आ गया ये सब कुछ, एंड देन लेटर ऑन दे रियलाइज कि यार यहाँ से जो आदमी आ रहा है वो सूट वूट पहन के आ रहा है, हम बेचारे गमछा डाले हुए लोग हैं, हम लोग कुछ और ही पूजा करते हैं, ये किसी और की पूजा करता है। ओके, लेटर ऑन जो आइडियाज आ रहे थे रेलवेज के अंदर, और रेलवेज के अंदर आइडियाज भी देखिए कि रेलवेज के अंदर आपका पोस्टल भी नेटवर्क एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, तो पोस्ट का सहारा भी लिया जाता था, लिख के लेटर लिख दो, पोस्ट डिपार्टमेंट रेलवेज के अंदर अपना डिब्बा होगा, उसके अंदर सब डाल देगा आपकी जितने भी लेटर्स है, एंड दिस लेटर्स यूज्ड टू प्रोपोगेट एट ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री। तो भारत के अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग्स बढ़ेगी कि कम होगी? डेफिनेटली बढ़ेगी। सिमिलरली आपके ऑर्थोडॉक्सी एंड सोशल कस्टम्स दूर दूर के विस्तार में आपके सोशल रिफॉर्मर्स पहुंचने शुरू हो गए, जो रेलवेज का सहारा लेके जाते थे, वो चाहे क्रिश्चियन मिशनरीज हो या और कोई भी रिफॉर्मर हो, दे ट्राई टू सी एंड लुक एट द रूरल एरियाज कि यार यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, एंड दे ट्राई टू रिफॉर्म द सोसाइटी। तो रेलवेज यहाँ पे भी देखने को मिलती है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, थोड़ा बहुत तो देगी ना। चलो बड़े बड़े इंडियन रेलवे सर्विसेज के ऑफिसर्स ना बनाए आपको, पर वो गैंगमैन, वो रेलवे के ऊपर जो लेबर का जो जॉब होगा वो तो इंडिया के लोगों के लिए रिजर्व किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। वहां पे कोई इंग्लिश थोड़ी काम करेगा, ट्रैक लाइन के लिए काम कर रहे हैं अंग्रेज थोड़ी आएगा काम करने। तो बड़ी बड़ी सिग्नलिंग विग्नलिंग का जो काम करना होगा वो अंग्रेज कर देंगे, जो टेक्निकल काम होगा, इंजीनियरिंग का होगा या एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, बट डे टू डे जो लेबर वर्क होगा वो कौन करेगा? उसके लिए तो हम लोग बैठे ही थे, व्हाइट मैन्स बर्डन है हम लोग, कुली लोग हम लोग को बोला जाता था, तो हम लोग यही। बट इंपॉर्टेंट यही है कि इसका एक पॉजिटिव देखने को मिलता है कि इसने हमको नौकरी तो दी कम से कम। स्टिल रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयर इन इंडिया। 16 लाख से ज्यादा लोगों को आपका एम्प्लॉयमेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो इससे भी ज्यादा हो जाएगा, डायरेक्ट ही 16 लाख के आसपास बोला जाता है। सो दिस वॉज द रियलिटी। सो ब्रिटिश रूल के ऊपर जब रेलवेज की इम्पैक्ट की बात होती है तो हमने अभी तक उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट देखे थे, साथों साथ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट की भी जानने की कोशिश की थी। सो ट्राई टू बैलेंस आउट द क्वेश्चन एंड आंसर, कि नेगेटिव लिखो बट इतने हॉकिश मत बन जाओ कि आपको कुछ पॉजिटिव दिखे ही नहीं। बिकॉज इम्पोर्टेंट यही है कि वो क्रिटिकली एनालाइज तो पूछता है, बट आई बिलीव दैट यू शुड ऑलवेज एंड इन अ पॉजिटिव नोट। तो आप ऑप्टिमिस्टिक, आपसे भी यही सोचा जाएगा कि, वरना फिर आप में और वो लेखक के अंदर जो कटार लेखक होते हैं उनके बीच में फर्क क्या रहेगा? है ना, कि वही है ना कि वो कटार लेखक क्या करते हैं, वो हॉकिश लिखते हैं, उनको कुछ सब कचरा ही दिखता है। बट मैं सोचता हूँ कि मैं कचरा में से मैं बायोगैस उसमें से प्रोड्यूस कर दूंगा। मैं देखता हूँ कि ये कचरा है, इतना आ रहा है, बट मैं वो कचरा ही करता रहूंगा तो फिर क्या आदत होगी? तो यू हैव टू राइट समथिंग ऑप्टिमिस्टिक। सो एग्जामिनर भी यही एक्सपेक्ट करता है आपसे, यूपीएससी भी यही एक्सपेक्ट करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद एंड देन यू हैव टू बी वेरी मच पॉजिटिव अबाउट व्हाटसोएवर थिंग्स आर गोइंग ऑन। उसमें से भी आप जानने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडियन रिस्पॉन्स से शुरू करेंगे। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पे ब्रिटिश रूल इन इंडिया खत्म हुआ और इसके बाद अब जवाब आएगा। इतनी सारी एक्सपेरिमेंट इन्होंने हमारे ऊपर की है तो जवाब तो आएगा ना, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और वो इंडियन रिस्पॉन्स आपका इंटरनेशनल मूवमेंट से तो शुरू होगा। इसके पहले मूवमेंट से पहले थोड़ी बहुत छिटपुट घटनाएं हो गई थी, उसको पहले जान लेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल मूवमेंट। ओके।